हेलो टैकीज़, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर 3। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना चालू करिए। हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पढ़ रहे थे आपका कि कितने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और उसमें हम कवर कर चुके थे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ करवाते हैं कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें कि एक सिंगल यूज़र एट अ टाइम सिंगल टास्क ही परफॉर्म करवा सकता था ऑपरेटिंग सिस्टम से, और वो एक बार में एक ही काम करने के लिए बना ही था। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था कि जो सिंगल यूज़ वाले विंडोज़ इस्तेमाल होते थे या मैक ओएस जो पर्सनली इस्तेमाल होते थे, उनमें ये सारे फंक्शनलिटी पहले देखने मिलती थी। उसके बाद हमने बात किया था मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि उसी का एडवांस वर्जन था, जो कि क्या करता था, बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर को एक जाल की तरह इंटरकनेक्टेड कर देता था, जिससे कि आप जो यूज़र होता था वो मल्टीपल वर्क्स एक साथ कर सकता था। उसमें शेयरिंग भी हम कर सकते थे एक दूसरे से, और वो एक तरीके से काफ़ी हमारे उसका एडवांस वर्जन आ गया। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे सर्वर होता है, सर्वर में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और वो उनकी मदद से आप डिफरेंट वर्क करवा सकते हैं, और इवन अगर आपका डाटा खो जाए तो डाटाबेस से आप उसको रिकवर कर सकते हैं, और अगर मेरा कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो आपसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने थर्ड टाइप को, जिसका नाम है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि ऑपरेटर होता है एक, और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसके बाद आपका जॉब होता है। अब इसमें पहले हम आपको बता दें जॉब क्या होता है। जॉब आपकी कोई भी काम, जैसे कि आपको प्रिंट करवाना है, आपको गाना सुनना है, आपको एक तरीके से समझ लीजिए किसी को मेल भेजना है, ये सब काम है आपके, ये अलग अलग जॉब्स में आते हैं, ठीक है। तो इसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये डायरेक्टली ओएस इंटरेक्ट ना करके आपसे एक ऑपरेटर रखता है बीच में, एक तरीके से समझ लीजिए मिडलमैन। और वो क्या करता है, वो सिमिलर टाइप्स के जॉब्स को एक साथ एक बैच में बना देता है, एक बैच। तो उससे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको प्रिंट करवाना है, और पूरी आप कोई ऑफिस में, ठीक है, आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में 5 लोग काम कर रहे हैं, पांचों को कुछ प्रिंट करवाना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा क्या कि पांचों के प्रिंटिंग वाले काम को एक में, अगर उन लोग को किसी को मेल भेजना है वो सारे काम को एक में, ऐसे कर करके उनका बैच बना देगा, और उनका बैच बनाने के बाद वो सीक्वेंशियली उसको एग्जीक्यूट करेगा। इससे होगा क्या कि हमारा जो सिस्टम है उसका आइडियल टाइम घट जाएगा। आपको मैंने जैसे बताया था कि हमारे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आइडियल टाइम बढ़ जाता था। आइडियल टाइम इन द सेंस सीपीयू का वर्कलोड बढ़ जाता था। ऐसे क्या रहेगा कि आपको बार बार नहीं किया, आप अभी प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद फिर आपने किसी को मेल सेंड किया, फिर आप प्रिंट करवा रहे हैं, ये वाला सिस्टम नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा रिफाइंड वे था ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने का, जो कि काफ़ी इस्तेमाल में आया। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इट इज़ एन ऑपरेटिंग सोर्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन टू मैनेज मल्टीपल जॉब्स इन अ सीक्वेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल जॉब्स को सीक्वेंस में मैनेज करना। इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द सिस्टम डायरेक्टली, देयर इज एन ऑपरेटर, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इट, operator which takes similar jobs having same requirement and groups them in batches। ठीक है। अब इनके एडवांटेज क्या आएंगे? तो एडवांटेज आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए आप जब बैचेस में चीज़ों को आप कलेक्ट कर दे रहे हैं, सिमिलर टाइप के जॉब्स को, रिक्वायरमेंट्स को, तो आप अपने रिसोर्स का एफिशिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात तो। दूसरा, इससे एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर काम स्विच करते रहेंगे बार बार तो हो सकता है आपसे कोई दिक्कत हो जाए, पर आप जान रहे हैं कि आप कुछ समय से प्रिंट करवाना है, तो आप एक एफिशिएंट वे में काम कर पाते हैं और गलती होने की चांसेस कम हो जाती हैं, और इसी की वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है और हाई थ्रूपुट मिलता है हम लोग को। और डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो देखिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि इसमें ये चीज़ हो जाती थी कि आप फंक्शन नहीं कर पा सकते थे ज़्यादा। मतलब आप एक बार प्रिंट करने के लिए काम में लगा दिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो फिर आप उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो जब तक पूरा प्रिंटिंग कंप्लीट नहीं कर लेगा आप उसमें कुछ फेर बदल नहीं कर सकते, जिस वजह से ये फंक्शनलिटीज़ की बहुत लिमिटेड होती थी, और इसी वजह से इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आते थे। और क्योंकि ऐसा है तो ऑफकोर्स ये स्लो और डिफ़िकल्ट टू यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा ना। आप पहले चीज़ों को बैचेस में मतलब रखिए, बैचेस में होने के बाद फिर वो जा रहा है काम होने, फिर सिक्वेंशली काम हो रहा है, तो इस वजह से ये बहुत स्लो भी हो जाता था, और प्लस बहुत ही
ज़्यादा वर्क ये हेक्टिक हो जाता था। इस वजह से ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डिसएडवांटेजेस थी। तो आप बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे समझ सकते हैं, एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो, कि आपका एक IBM का आता था बहुत पहले, जहाँ तक मुझे पता है 360 नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो इस्तेमाल करते थे, आप सर्च कर सकते हैं। वो इसी बेसिस पे काम करता था, जो कि अब मेरे ख्याल से बंद कर दिया गया है। अब मैं आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, होप सो कि आपने ले लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मान लीजिए आपके पास है 4 जॉब्स, ठीक है, जिसको मैं J1, J2, J3 और J4 से दिखा रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने कहा, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, वो रखता है एक ऑपरेटर। ये आ गया ऑपरेटर आपका, और फिर ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये सारे जॉब्स को लेगा और बैचेस में डिवाइड कर देगा। ये हम मान लेते हैं बैच 1, ये हो गया हमारा बैच 2। तो ये जॉब्स होंगे क्या, ये जॉब्स जाएंगे ऑपरेटर के पास आए। अब मान लीजिए कि J1 और J2 में सेम रिक्वायरमेंट है, या J1 या J3 का सेम रिक्वायरमेंट है, तो उसको ये बैच में रख देगा J1 और J3, ये हो जाएंगे एक बैचेज में। और इसी तरीके से आपका ऑपरेटर जो करेगा क्या, वो J2 और J4 को एक बैच में रख देगा, क्योंकि इनके सेम रिक्वायरमेंट है। और ये होने के बाद ये इंटरेक्ट करेंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से और एग्जीक्यूट होंगे। ये होता है इसका कंप्लीट प्रोसेस, और ये तरीके का इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। ये हो गया आपके जॉब्स, ये हो गया आपका ऑपरेटर, ये हो गया आपके बैचेस, हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ये काफ़ी आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सिंपल सा आप ये समझिए कि आपने ढेर सारे काम लिए, उसमें से जो सिमिलर काम होंगे उनको आप एक बैचेज में रखेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको परफॉर्म करेगा। और वो जो रखने वाला आदमी होता है, जो मिडिल मैन मैंने आपको बताया था, वो ऑपरेटर होता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हाँ, हम बात कर रहे होंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को आप जनरली RTOS भी कहते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए करते हैं, जहाँ पे कि हम लोग को बहुत ही प्रिसीजन चाहिए होता है अपने टास्क में, और बहुत ही लिमिटेड टाइम में काम करवाना होता है। जैसे कि सपोज़ करिए अब मैं आपको है, इंजीनियर जितने भी होते हैं, अब जनरली उनका एक काम होता है कि भाई लास्ट मिनट स्टडी करते हैं, है कि नहीं। यहाँ कितने लोग हैं जो कि आखिरी दिन पढ़ाई करने वाले हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन आखिरी दिन खाली पढ़ाई करता है और बाकी दिन काम चोरी। क्योंकि मैं भी वैसा ही रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो अब बात यह है कि जैसे कि हम लोग काम चोरी करते हैं, आखिरी दिन पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि अगले दिन एग्ज़ाम है, तो उस वजह से हमारा जो दिमाग होता है बहुत तेज़ काम करता है। तो हम लोग की प्रोसेसिंग कैसी हो जाती है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी, यानी हम लोग कम टाइम में बहुत ही एक्यूरेटली चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं और एकदम फोकस्ड होके। सही बात है, और हम लोग का मार्क्स भी ज़्यादा आ जाता है कि नहीं। तो बस वही रहता है। तो यहाँ RTOS का भी यही काम है कि इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज स्पेशली डिजाइंड फॉर एप्लीकेशंस वेयर वी हैव टू परफॉर्म ए टास्क और ए जॉब इन अ फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। हमें जो भी काम है उसको एक फिक्स टाइम में करवाना है, एक्यूरेसी रहनी चाहिए और प्रिसीजन रहना चाहिए उसमें, यानी कि वो गलत नहीं होना चाहिए और बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स को फोकस करके रहना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट्स प्रोसेसिंग टाइम इज मेजर्ड इन 10th ऑफ सेकेंड, यानी कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, यानी जो टाइमिंग होती है, वो 10th ऑफ सेकेंड की होती है, यानी 1 सेकेंड का भी 10वां भाग, इतना तेजी प्रोसेस कर रहा होता है। तो अब इसकी वजह से होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या होता है, मैनेजेस रिसोर्स इफिशिएंटली। अब क्योंकि इतना तेज़ी से काम कर रहा होता है तो ये रिसोर्स को बहुत इफिशिएंटली मैनेज करता है, बिल्कुल भी किसी चीज़ को वेस्ट करने की कोशिश नहीं करता है।
प्लस प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। अब प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग से हम क्या समझ रहे हैं? प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि जैसे आपको किसी काम को हाई प्रायोरिटी है, मतलब आपको काम को पहले करना है, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि काम एक सीक्वेंस में मिला है तो एक सीक्वेंस में किया जा रहा है या अपने मन से किया जा रहा है। ये चेक करेगा कि किस काम को करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है और उस काम को पहले करेगा। फोकस्ड ऑन एप्लीकेशन, ये क्या होता है कि ये हम जनरली आप स्पेशल जगह पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये एक एप्लीकेशन पे फोकस्ड होते हैं, यानी एक वर्क पे फोकस्ड होता है मैक्सिमम टाइम पे। एरर फ्री होता है, ऑफ कोर्स इसको हम लोग बनाए ही इसीलिए जिससे इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन रहे टाइम कंस्ट्रेंट के साथ में, तो इसलिए बहुत ही एरर फ्री होता है। और प्लस लो टाइम कंजप्शन ऑफ कोर्स। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो लिमिटेड टास्क। अब क्योंकि इसको बनाया ही गया है एक एप्लीकेशन पे फोकस्ड करके, तो इसमें आप ज़्यादा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स आप बात कर रहे हैं एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि बहुत अच्छे से वर्क करे। अब जैसे कि हम लोग कोडिंग के लिए लैपटॉप्स लेते हैं तो रहता है ना हाई कॉम्प्लेक्स महंगा वाला लैपटॉप, तो 10,000 के भी आते हैं, 1 लाख के भी आते हैं, तो 1 लाख 10,000 में अंतर है कि नहीं? क्योंकि हम लोग कोडिंग के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें लैपटॉप चाहिए कोडिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, तो इसलिए हमारे लैपटॉप महंगे भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, उनमें तरह तरह के GPUs इस्तेमाल होते हैं, चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो यही कह रहा है कि जैसी जैसी सिस्टम वैसे वैसा उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और ऑफ कोर्स हाई कॉस्ट। अभी मैंने बताया आपके लैपटॉप महंगे होते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है आपका। अब आप इसका एग्जांपल अगर समझना चाहेंगे तो एग्जांपल आप इसका समझ सकते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताना चाहूँ तो एग्जांपल जैसे कि आपका हो गया एविएशन सिस्टम, एविएशन सिस्टम या मिलिट्री डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, या फिर आपका हॉस्पिटल्स में जो इस्तेमाल होते हैं सिस्टम, ठीक है। एविएशन सिस्टम ऐसे क्योंकि देखिए जब आप फाइटर जेट उड़ा रहे होते हैं या आपका जो एविएशन के जितने भी मशीन्स होती है, एरोप्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, इन सब में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनमें क्विक एक्शन चाहिए होता है। आपकी एक छोटी सी गलती, छोटा सा डिले बहुत लोगों की जान पे बना सकता है या आपको बहुत सारी सिक्योरिटी इश्यूज दे सकता है। जैसे कि आपको फाइटर जेट से मिसाइल लॉन्च करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए आपका मिसाइल एकदम एक्यूरेटली फायर हो, बहुत जल्दी फायर हो और प्रिसाइजली अपने टारगेट को हिट करें। तो इसलिए हम लोग एविएशन सिस्टम में इनका इस्तेमाल करते हैं। मिलिट्री डिफेंस सिस्टम, अब जैसे कि आपने अभी देखा कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ये हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपने सुना होगा, तो उसमें हम लोग S-400 का इस्तेमाल किए थे। तो एक तरीके से आप उसको भी समझ सकते हैं कि वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वर्क कर रहा था क्योंकि उसमें भी आपका यही था कि वो एक क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा है, 10th ऑफ सेकेंड में रिस्पॉन्स करना और एक प्रिसाइजली आपके ड्रोन को हिट करना। ये एक तरीके से RTOS का ही एग्जांपल है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी RTOS पे बहुत सारे वर्क करते हैं और हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ICU में जिनमें कि आपको एक्यूरेटली काम चाहिए होता है, तो वो चीज़ें भी RTOS पे ही वर्क कर रही होती हैं। जिससे ये समझ में आता है कि RTOS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब हम अगले लेक्चर में बात कर रहे होंगे आपके लास्ट के टॉपिक्स के बारे में जो कि होता है आपका TSOS और उसके बाद हम चलेंगे आगे। आगे हम बात करेंगे आपका नए टॉपिक पे जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेगा कि आपके प्रोसेसेस को हम लोग वर्क कैसे करवाते हैं, आपके कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया लेक्चर तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी फैमिली ग्रो हो सके। और ऐसी मज़ेदार लेक्चर के लिए अपना नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू लेटर।